स्टार्ट करें। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? वैदिक वैदिक सभ्यता चल रहा है हमारा। और आज पोला के बाद वाला दिन है। ठीक, मैं बोला पोला के बाद वाले दिन है आज ना। हम्म ठीक। तो अब हमें थोड़ा समझना क्या है, ठीक से समझ लेना है। किसके बारे में? किसके बारे में आज जो हमें समझना है एक्चुअल में? वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ठीक। ऑनलाइन में जो है कौन कौन है? सिद्धार्था, गुड मॉर्निंग सिद्धार्था। और साथ में जो है और कौन कौन जुड़े हैं मुझे पता नहीं चल पा रहा है। और बाकी भी और मुझे मैसेज करेंगे। ठीक। अ, ठीक है। तो कल मैंने क्या क्या डिस्कस किया है? हम किसकी बात कर रहे हैं? एक पुराने लोगों की जो है सभ्यता, जो स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। इसका मतलब क्या होता है? आर्य। ठीक। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्यों की सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस सभ्यता का निर्माण जो है आर्यों ने किया। ठीक है। हिनल आज क्लास नहीं आई है। गुड मॉर्निंग हिनल। ठीक। उसके बाद फिर जो है आर्यों की सभ्यता। ठीक है, मतलब किन की बात करें? वैदिक आर्यों की सभ्यता। इन वैदिक आर्यों की जो आदि देश, उनका जो मूल निवास स्थान है भारत उपमहाद्वीप में, कहां पर? सप्त सिंधु। ऋग्वेद में जो नाम मिलता है क्या है? सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु ये नाम मिलता है ये। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? सप्त संध्या प्रदेश। सप्त संध्या प्रदेश में जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सर्वाधिक बार जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा सर्वाधिक पवित्र पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती। ठीक है। और विशेष रूप से जो है, जो नदियों की जो महत्ता है, ठीक है, ये फिर कह सकते हैं जो संस्कृति का महत्व, क्योंकि भारत की जो है सांस्कृतिक विरासत में जो है उसमें पाषाणिक भी है और ताम्र पाषाणिक भी है और हड़प्पाई है, और उसके बाद साथ में क्या है? वैदिक। ये जो है भारत के जो है मूल जो सामाजिक जो ढांचा है, ठीक है, यहीं से इनका विकास हुआ है। कल हम जो पोला मनाए हैं ना, पोला बेसिकली क्या है? वो आदिम जो है संस्कृति, जिसमें बैलों की पूजा किया जाता था, लिंग पूजा हुआ करता था, मालूम है ना ये? ठीक है, उसका जो है निरंतरता का प्रमाण है ये। यही है ना? ठीक है। कृषि में पशुधन का क्या महत्व है, ये हमें बताता है कौन? पोला। इसकी महत्ता को समझ करके जो है राज्य सरकार के द्वारा तीजा पोला महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। तो मालूम होगा ये, यही है ना? ठीक है। और यही रायपुर में जो रावण भाटा वाला एरिया है ना, वहां पर जो है मनोरंजन के साधन के रूप में क्या किया गया? बैलों को सजाया गया और बैल दौड़ का भी आयोजन किया गया। तो मालूम होगा। ठीक है। इसमें एक और खेल होता है, मटके फोड़। ठीक है, इसका भी आयोजन होता है ये। गांव देहात में जो है पहले हम लोग ऐसे करते थे, और साथ में जो है ये भी करते थे कि जो फर्स्ट हाफ में तो ठीक है वो हल और इन सबके पूजा अर्चना करना, और उसके बाद उसमें बहुत सारे और एक्टिविटी होती है। ठीक है। और वो महत्वपूर्ण व्यंजन क्या बनाया जाता है? खिचड़ी और खुरमी। लिंग पूजा है वो। खिचड़ी नीचे रखते हैं ऐसे, ऊपर खुरमी को वो, और क्या है? लिंग पूजा बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, वही होता है ना एक्चुअल में ये, इस तरह से ये। ठीक है। और उसके बाद सेकंड हाफ में तो जो समय बच जाता था, तब उस समय जो है हम लोग क्या करते थे? कबड्डी खेलते थे बचपन में ऐसा। ठीक है। और लड़कियां जो है, बच्चियां जो है, क्या खेलती थी? खो खो। ठीक है। ये जो है केवल पर्व नहीं, इनके साथ में कई गतिविधियां एक साथ में जुड़ी हुई है। ये उनके अनुष्ठान है। ये उनके क्या है? अनुष्ठान, कर्मकांड है उसकी ये। समझ आ रहा ना? ये तुम्हें जो है अगर मुख्य परीक्षा में कभी अगर बताना हो तो इसकी महत्ता को ऐसे बताया जाता है ये।
ठीक है, क्योंकि हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें जो है इस तरह से देखनी है ये। ठीक है। अब इसमें अब इसमें जो है मैं स्पेशली जो है मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है एक ब्रॉड वे में समझने का प्रयास, बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि संस्कृति की महत्ता क्या होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, साइड साइड में जो कुछ नई नई बातें भी सीखते चले जाएंगे। ये संस्कृति जो है किसी भी राष्ट्र की रीढ़ और उसकी आत्मा होती है। राइट, संस्कृति जो है किसी भी राष्ट्र की रीढ़ और उनकी आत्मा, रीढ़ समझते हैं, बैकबोन। ठीक है, भारत, इस भारत की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, और ये अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण ही जो है पहले इनको विश्व गुरु कहलाते थे ये। यही है ना, संस्कृति जो है यदि मनुष्य का आध्यात्मिक और भीतरी विकास है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो संस्कृति है ये एक व्यक्ति का, एक मानव का जो है आध्यात्मिक और उनका भीतरी विकास, आंतरिक विकास है। तो सभ्यता मनुष्य के भौतिक और बाहरी विकास को दर्शाता है। ये है सभ्यता और संस्कृति में बेसिक डिफरेंस। राइट, तो संस्कृति जो है क्या है, मनुष्य का आध्यात्मिक और भीतरी विकास है, जबकि सभ्यता जो है मनुष्य का भौतिक और बाहरी विकास। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी भौतिक संरचनाओं का निर्माण किया है। उसमें उनकी जीवन की जो पद्धति है वो क्या है, हड़प्पा संस्कृति है। ठीक है, ऐसी ही ठीक इस तरह से जो है भारतीय सभ्यता की जननी सरस्वती नदी है। जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो सब के सब कहां पर हुए, नदी के किनारे हुए हैं। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, ये दजुला और फरात के किनारे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, फंगहो नदी के किनारे जो है चीन की सभ्यता, मिसिसिपी नदी के किनारे जो है माया, मेसो अमेरिकाई सभ्यता, माया सभ्यता। ठीक है, ऐसी जो है पेरू में इंका सभ्यता, पेरू में जो है इंका सभ्यता, उत्तर अमेरिकाई जो क्षेत्र में इजिटेक सभ्यता। सुना रहे ना, ये पो नदी किनारे और एक और नदी है राइन नदी, ऐसा कुछ नदी है, वहां पर जो है रोमन सभ्यता, मालूम है ये सभी है, बेबीलोन की सभ्यता, ऐसे कई है इनमें से। ये तो ये प्राचीन सभ्यता, ये भी कह सकते हैं। अब उसमें पर्टिकुलर किसके बात कर रहे हैं, भारत की जो सभ्यता मीन सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा, हड़प्पा। उनके बाद फिर जो है वैदिक सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता की जननी जो है सरस्वती नदी है। तो नदी की जो है किनारे ही क्या हुआ है, सभ्यता का विकास। ऐसी जो है एक नई जो है एक सभ्यता, जिनका हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ के खारून नदी घाटी क्षेत्र में उत्खनन किया जा रहा है, की जानकारी मिली है। क्या बोलते हैं उनको, खारून नदी घाटी सभ्यता। क्या कहेंगे, खारून नदी घाटी सभ्यता। हालांकि अभी जो है उनकी पुष्टि होना बाकी है, मगर यदि यहां जो है बिल्कुल सत्य स्थापित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि खारून नदी घाटी, खारून समझते हैं, पास की नदी है हमारी ये। ठीक है, तो वहां पर एक प्राचीन सभ्यता जो है उनके हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। बताए प्राचीन नदी घाटी सभ्यता कौन सा, खारून नदी घाटी सभ्यता। उनके स्थलों में जो है तरी घाट, उनके स्थलों में जो है तरी घाट, आरंग भी है। ठीक है, और भी कई स्थल है ये। ठीक है, ये सब जो है इसीलिए कहते हैं भारतीय सभ्यता की जननी कौन सी नदी, सरस्वती नदी है। और ये हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग बन चुका है। कौन सा, सरस्वती नदी। और नदी, क्योंकि नदी किनारे ही जो है जितनी भी जो ऋषि रहे हैं हमारे ये, ठीक है, जो पौराणिक यहो जो है, जो पौराणिक जो ऋषि मुनि रहे हैं, सब के सब जो है उस नदी किनारे ही जो है क्या करते हैं, यज्ञ, यज्ञ और उनकी पूजा आराधना किससे जुड़ी हुई है, उस नदी से जुड़ी हुई है। विश्व के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदों का संकलन भी कहां पर किया गया, ऋषियों ने उस सरस्वती नदी के किनारे ही किया है। मालूम है, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, वैदिक काल में, वैदिक काल मतलब जिनकी जानकारी कहां से मिलती है हमें, वेदों से मिलती है। जिनकी जानकारी हमें जो है वेदों से मिलती है। वैदिक काल में सरस्वती नदी की बड़ी महिमा हुआ करता था, इनकी खूब मीमांसा किया गया है। मीमांसा मतलब समझ रहे ना, अब समझ रहे प्रशंसा। मीमांसा मतलब क्या है, उनकी खूब बखान, खूब जो है मीमांसा, प्रशंसा किया गया वो उनका।
राइट। और इसे जो है परम पावन नदी माना जाता था। किसको? सरस्वती नदी को। ठीक है, इनको जो है परम पावन नदी, सबसे पवित्र नदी माना जाता था इनको। 72 बार जो है ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख जो है 72 बार आता है। और 3 सूक्त ऋग्वेद के जो है जिनको नदी सूक्त कहा जाता है, वो पूरी तरह से सरस्वती नदी को समर्पित है। ये जो है सरस्वती की महत्ता को बताता है वैदिक आर्यों के जीवन में। ऋग्वेद में जो है नदी सूक्त में इस सरस्वती नदी के बारे में कहा गया है कि अनंत, अखंड और प्रचंड वेग से गमन करने वाली सरस्वती नदी यमुना के पश्चिम में और सतलज के पूर्व में बहती हुई पर्वतों से, कहां से लेकर के? पर्वतों में उनका उद्गम है। पर्वतों में जो है जो हिमखंड है। हिमखंड मतलब क्या है? हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, हिमाद्री की बात कर रहे हैं। पर्वतों से जो है निकल करके जो है सागर तक बलखाती हुई, ठीक है, प्रचंड वेग से बलखाती, मतलब क्या है? उनकी धारा कैसे? लहरदार। ऐसे जानते हैं नदियों की जो है बहाव ऐसा ही होता है, सागर तक बहती चली गई है। इनकी बात कर रहे हैं हम, जो है सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं। इनके साथ साथ जो है भारतवर्ष के इतिहास, महाभारत में, इनकी बात कर रहा हूं मैं, महाभारत में सरस्वती नदी का उल्लेख जो है कई बार किया गया है। अनेक रजाओं ने जो है इसके तट पर यज्ञ किए जाने का वर्णन है। बताया था मैंने एक एग्जाम्पल, ठीक है, किसका? जब महाभारत के जो है युद्ध लड़े जा रहे थे उस समय, ठीक है, कि बलदाऊ जो है कहीं दुर्योधन उनका गुरु, ठीक है, कि वो उनके पक्ष ना ले, इसीलिए बड़ी चालाकी से उनको जो है कहां भेज दिए? यात्रा में भेज दिए कि जाओ और देखो इस पवित्र नदी का क्या है, दर्शन करके आइए। ठीक है, तो कहां चले गए? सरस्वती नदी किनारे। वो द्वारका में रहते हैं, गुजरात में। ये द्वारकाधीश इसीलिए कहते हैं ना, वहां के राजा। उसके सहयोग करने के लिए कौन है? बलदाऊ, बलभद्र। उनकी बहना कौन है? सुभद्रा। मालूम होगा ना ये। इनकी ही जो है मूर्ति है लकड़ी का। कहां पर? जगन्नाथपुरी में। ये ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, जिनके से 3 बड़े बड़े आंख जैसे, वो समझ लो ये ये अब ये कौन ऐसा मूर्ति बनाएगा लकड़ी के और ऐसे गोल गोल आंख, डरावना? देखे हैं मूर्ति उसकी? ये नहीं देखे हैं? गूगल में सर्च करके देखना जरूर में से। लकड़ी की मूर्ति बनाया जाता है। पीएससी में पूछा गया है प्रश्न, जगन्नाथपुरी में के मंदिर में, पुरी के जो मंदिर में मूर्ति किससे बनाई जाती है? कांसे से, तांबे से, ग्रेनाइट से और लकड़ी से। नहीं बना पाया, मैंने भी नहीं बना पाया। गलत हो गया प्रश्न, उत्तर हमारा। ये क्या ध्यान रखना है हमें? लकड़ी से। ये ठीक है। महाभारत के जो है अनुशासन पर्व में, किस पर्व की बात कर रहा हूं मैं? अनुशासन पर्व। कई पर्व है महाभारत में, ठीक है। विश्व के सबसे जो है वृहद ग्रंथ कौन सा? महाभारत। विश्व का सबसे वृहद ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। उसमें कई पर्व है, अलग अलग कई पर्व है उसमें, जिसमें महाभारत में एक पर्व है अनुशासन पर्व। एक पर्व है कौन सा? अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में जो है जितनी भी नदियों का उल्लेख है, जिनमें से एक नदी जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, जो नदियां ऐसे है बाकी औरों की तुलना में ये नदी जो है क्या है? बहुत ही महान है। इसीलिए जो है इसकी महत्ता को समझते हुए छत्तीसगढ़ की इस मध्य भूमि में बहने वाली नदी क्या कहा गया? महानदी। नदियों में महान है। इनको भी जो है कई बार उल्लेख मिलता है, राइट। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में जो है किसकी बात कर रहा हूं मैं? सरस्वती नदी की बात कर रहा हूं। इनको नदियों में अग्रणी बताया गया है। ऐसी जो है सरस्वती नदी के तट में स्थित सभी तीर्थ, सरस्वती नदी के तट में स्थित सभी तीर्थों का वर्णन जो है महाभारत के शैल्य पर्व में विस्तार से दिया गया है। किस पर्व की बात कर रहा हूं मैं? शैल्य पर्व। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, हम छत्तीसगढ़ जब इतिहास पढ़ेंगे तब उसमें अनुशासन पर्व, शैल्य पर्व और भीष्म पर्व जरूर आएगा ये, ठीक है। ऐसे स्थलों की, सरस्वती नदी के किनारे जिन तीर्थ स्थलों की जो बात कर रहा हूं, ऐसे स्थलों की जो है यात्रा करने के लिए कौन गया था? बलदाऊ। कौन गया था? बलदाऊ। बलदाऊ मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? बलभद्र भी कह देंगे,
ठीक है, भगवान कृष्ण के जो है बड़े भैया यहां पर बड़े बन गए हैं, बाकी सब जगहों पर वो छोटे रहे हैं। शर्त लगाया था, ठीक है हमेशा आप ही बड़े बन जाते हैं और मैं छोटा बन जाता हूं, तो नहीं, तो देखिए एक जन्म में जो है आप बड़े बन जाओ, बड़े बना दिया। मालूम है ना ये, इस तरह बलराम ने यात्रा किया था। उस समय उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी जो है नीचे तरफ से जो है सूख रही है, द्वारका तरफ पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है जब राजस्थान और उधर गए, जिनको हम वर्तमान में घग्गर और हकरा नदी के रूप में जानते हैं, ताकि ऊपर की तरफ थोड़ी सी पतली धारा बह रही है अब। ठीक है, नदी जो है सरस्वती नदी जो है सूख रही है, लुप्त हो रही है, ठीक है, मर रही है, ये भी कह सकते हैं। ये समझा रहे ना ये? ठीक है, ये सब क्या है, प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति मीन्स क्या है, नदी, नदी मीन्स पवित्र, पवित्रता। ठीक है, इसीलिए उनकी पूजा किया जाता है ये। ठीक है, तो बलराम बताता है, बलराम बताता है जिस स्थान पर सरस्वती नदी जो है प्रवाहित होती थी, अब वो धीरे धीरे जो मरुभूमि, किस भूमि की बात कर रहा हूं मैं, मरुभूमि। मरुभूमि मतलब वो भूमि जो लगभग मृत प्राय है, इसीलिए ऐसी भूमि को जो है कहा जाता है, ऐसी स्थल को कहा जाता है मरुस्थल। मतलब राजस्थान का जो मरुस्थल है, जो थार मरुस्थल है, उसी समय उनका निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हो चुका है। ये पहले यहां पर मरुस्थल नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता जिस समय था, ये मरुस्थल नहीं थे, तभी तो वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में उन्नत कृषि आधारित व्यापार वाणिज्य विकसित हुआ था। समझ रहे हैं ये? तो ये सब किसका असर है, जलवायु परिवर्तन का असर है। मानसून की स्थिति में परिवर्तन आ गया है, आज वर्तमान में भी मानसून की स्थिति में परिवर्तन आ गया है। इसीलिए जो है किसानों की आय और उनके जो है जीवन स्तर में कमी आ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने जो है कल 14-15 हजार करोड़ के कृषि से और कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक खेती से संबंधित जो है 7 योजनाओं का प्रारंभ किया है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिजिटल मिशन एक योजना, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए बहुत सारे पैसे, समझा रहा ना ये, इस तरह से ही। इसीलिए पशुधन की महत्व को समझने हुए भारत की अर्थव्यवस्था में भारत सरकार ने गोपाल रत्न अवार्ड, कौन सा, गोपाल रत्न दिए जाने की जो है घोषणा किया है। राइट, छत्तीसगढ़ में जो है स्कूल और कॉलेजेस में गोपाल रत्न, ठीक है, गोपाल रत्न पुरस्कार देने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन किया गया है, किया जाएगा अभी। ठीक है, स्कूल और विश्वविद्यालय के करीब 5 लाख बच्चे उसमें भाग लेंगे। ठीक है, और एक संगोष्ठी भी होगा, ये राज्य सरकार के द्वारा इनका आयोजन किया जा रहा है ये। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं जो मैं सब नाम बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसीलिए जो है आप छत्तीसगढ़ में जो है, जो हमारा वेबसाइट है ऑफिशियली, जहां पर से समाचार मिलते हैं, जनसंपर्क विभाग का DPR, ठीक है, उसमें जाकर सर्च कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, न्यूज डेली मिलेंगे, इससे इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब कृष्ण के बड़े भाई जो है उस सरस्वती नदी किनारे जो सब स्थल है उनकी यात्रा के लिए जब गए, तो जो है उस समय जो है उन्होंने बताया जिस स्थान पर सरस्वती नदी पहले बहती थी, अब वो मरुभूमि में लुप्त हो गई है। जहां पर वो लुप्त हुई है उस जगह को कहा जाता है विनसन। सरस्वती नदी जहां पताल में चली गई, लुप्त हो गई जहां से, उस जगह को कहते हैं विनसन। उस जगह को कहते हैं विनसन, जहां से जो है सरस्वती नदी जो है कहां चली गई, पताल चली गई, और पताल से बहते बहते, पताल में प्रवाहित होते कहां तक चली गई, इलाहाबाद तक, जहां पर क्या है, त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम। इसलिए ऐसा कहते हैं कि वहां पर पताल में जो है किससे मिल गई है, गंगा और यमुना से। राइट, सरस्वती नदी का जो है अब कोई अस्तित्व रहा है या नहीं, ये बात जो है धार्मिक और आस्था से जुड़े विश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि अब ये अस्तित्व में था। ये केवल धार्मिक और जो आस्था में विश्वास के आधार पर ही अब ये प्रमाणित होता है, ऐसा नहीं है।
अब यहां जो है ठोस वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हो रही है। वैश्विक स्तर पर जो है बेहद प्रतिष्ठित जो वैज्ञानिकों का जो व्यापक अध्ययन किया है, किसका? इस सरस्वती नदी की घाटियों का। ठीक है, उन्होंने इसकी पुष्टि किया है। समझ में आ रहा है ना? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये जो है इस तरफ जो मरुभूमि, राजस्थान का जो मरुभूमि वाला क्षेत्र है, वहां से बहते बहते, ठीक है, वहां से बहते बहते ये कहां तक? पहले जो है सागर तक जाती थी, पर्वतों से निकल करके, हिमालय क्षेत्र से निकल कर कहां तक? अरब सागर तक। ठीक है, तो अब वो नीचे जो है घाटी, उनकी साइंटिफिक हमें प्रमाण मिल रहे हैं। सैटेलाइट तकनीक इतना एडवांस हो चुका है, अब नीचे हम उसमें क्या है जानकारी ले सकते हैं। ये ठीक ऐसे ही है। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब वर्तमान में सूखी है कौन सा? सरस्वती नदी। ठीक है, मगर उस आसपास के क्षेत्र में जो समानांतर जब खुदाई किए, वहां पर क्या मिल रहे हैं? बड़े बड़े शहर मिल रहे हैं, जिसमें पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत से पीलीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा नाम सुने हैं, मगर साथ में कौन सा है? पीलीबंगा भी है। लोथल भी जो है इसी सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में। यहां पर क्या आ गया? बाढ़ आ गया। लोथल जो है बाढ़ में डूब गया। ठीक है, लोथल जो है बाढ़ में डूब गया। इस सरस्वती नदी की घाटियों में कई जो है यज्ञ कुंडों के अवशेष भी हमें मिले हैं, वर्णित जो तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि विश्व की प्राचीन नदी घटी सभ्यताओं में से एक सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता कौन सा? सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता, उनका विकास हुआ था। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये क्योंकि जिस सिंधु सभ्यता की हम बात की जाती है, उसमें जिस सिंधु सभ्यता की जो बात की जाती है, उनमें ज्यादातर जो स्थल है वो सब के सब किसके किनारे है? सरस्वती नदी के तट पर ही बसे थे, ना कि जो है सिंधु नदी के तट पर। ज्यादा बड़ी स्थल जो है ये यही था ना बेसिकली। ये किन्हीं कारणों से, किन्हीं कारणों मतलब चाहे वहां पर जो है भूतात्विक परिवर्तन हो गया हो, चाहे वहां जो है जलवायु परिवर्तन हो गया हो, मानसून की जो स्थिति है वहां पश्चिम की तरफ खिसक गई है, कोई भी कारण हो जिनकी वजह से ये सरस्वती नदी जो है सूख जाने के बाद इनकी सहायक जो छोटी सहायक नदियों की ओर इनको जाना पड़ गया, और जो बचा कौन सा? कौन सा? घग्गर और हकरा। ठीक है, इन सबके किनारे पे जो है सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु और सरस्वती यानी जो है आज के जो है घग्गर और हकरा नदी के किनारे ये सब का हुआ था। कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धवलावीरा, पीली गंगा, तो जानते हैं ना ये सब जो है, ये सब जितनी भी प्रमुख जो केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, ये सब के सब जो है, ठीक है, उस सिंधु सरस्वती घाटी के जो है अलग जो केंद्र है, ये आज वर्तमान में अगर देखें, वर्तमान भारत में जो एक उत्तर पश्चिमी जो राज्य है हमारा कौन सा? राजस्थान, उसके उत्तर पश्चिमी, बिल्कुल उत्तर पश्चिमी किनारा हिस्सा जो पंजाब के जस्ट नीचे और इधर पाकिस्तान के बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र में एक जिला है हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। ठीक है, जिनको पहले जो है भारत की सरकार के द्वारा या फिर ऐसा समझा जाता था भारत में कि वो जो है सबसे अंतिम गांव की तरफ में है हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये कालीबंगा और पीलीबंगा और ये राखीगढ़ी ये सब बात कर रहा हूं ना, ये सबसे उनको अंतिम गांव माना जाता था किनारे उस क्षेत्र में। ये समझा रहा नहीं है? ठीक है, मगर ये एक्चुअल में अंतिम गांव नहीं है। दृष्टिकोण में क्या है? नकारात्मकता है, इसलिए हम अंतिम कह रहे हैं, जबकि ये एग्जैक्टली क्या है? वो भारत का प्रथम गांव है। यही मतलब हुआ ना? ठीक है, तो दृष्टिकोण में सकारात्मक मतलब क्या है? वो भारत का प्रथम गांव है। जितने भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में जो लगभग जो है गांव है किनारे किनारे क्षेत्र में, वो अंतिम गांव नहीं बल्कि भारत का वो पहला गांव है। ठीक है, पहले उनको जो है भगवान भरोसे छोड़ दिए जाते थे, उनका विकास नहीं करते थे ये, क्योंकि अगर विकास करेंगे तो दुश्मन, पड़ोसी दुश्मन जो है वहीं से प्रवेश कर जाएगा, सड़कें अच्छे बने रहेंगे तो। ठीक है, इसीलिए लंबे समय तक उनका विकास नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। उनकी जो है जो चमक
पहले बहुत अच्छा हुआ करता था वो पूरी फीकी पड़ गई। इसीलिए उनके पूरा उसके जो है चमक को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको जो है और जो है चमकदार बनाने के लिए, उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में चमक लाने के लिए कौन सा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा से प्रारंभ किया गया। मालूम है ना, ये कौन सा बात कर रहा हूं मैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये सब जो है तो उसमें घग्गर और हकरा नदी के किनारे की प्रमुख स्थलों की बात कर रहा हूं मैं, ये यही है ना ये, ठीक। ये इसमें जानते हैं कि कालीबंगा में जो है एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। वर्तमान जो उत्खनन हो रहा है कालीबंगा में ना, वहां पर जो है एक बहुत बड़े जो है दुर्ग के अवशेष मिले हैं। और ऐसा प्रमाण मिलता है इस बात का, ये मानव के द्वारा जो अपनाए गए। अब दुर्ग बनाते किस लिए हैं हम, किले किस लिए बनाए जाते थे? छत्तीसगढ़ में कहते हैं छत्तीसगढ़ में कितने गढ़ बनाए जाए, गढ़ छत्तीसगढ़, इसीलिए भी मानते हैं इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़। गढ़ों की जो है नगरी मीन्स क्या है, छत्तीसगढ़। इनकी बात करते हैं ये। तो ऐसे जो है अगर गढ़ बना रहे हैं, गैर ऐसे गढ़ों की प्रमाण मिलते हैं, इसका मतलब ये जो है लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के कितने सजग थे, इसका भी ये प्रमाण है। यही मतलब है ना, ठीक है। तो स्वाभाविक है ये अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही क्या है, सजग है, ठीक है। आज भी वर्तमान में भारत की सरकार जो है अपनी सुरक्षा की महत्ता को समझते हुए, भारत के लोगों की सुरक्षा को समझते हुए, भारत में जो बजट है, ठीक है, 6,80,000 करोड़ के आसपास हमारा सुरक्षा बजट है, ना ये 6 लाख के से अधिक हमारा जो है डिफेंस बजट है ये। और हम जानते हैं हाल ही में जो है नई नई जो है सुरक्षा की चुनौतियों को समाधान करने के लिए हम बड़े बड़े जो है कह सकते हैं, हम उसमें सुरक्षा की नए नए तकनीक जोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में जो है जानते हैं, कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत नया जो है, ठीक है, नया दूसरा जो है पनडुब्बी, दूसरा परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात, इनका लोकार्पण किया गया। मालूम होगा ये कुछ दिन पहले जो है, अभी उसके पहले 2016 में पहली पनडुब्बी INS अरिहंत, इसका जलावतरण किया गया था। मालूम है ना ये। ऐसी जो है और ऐसी सागर में जो है अध्ययन के लिए सागर यान, सागर गहराइयों में, हिंद महासागर की गहराइयों में अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए क्या है, सागर यान। ऊपर अध्ययन के लिए तो गगनयान, चंद्र के लिए क्या है, चंद्रयान, मंगल के लिए क्या है, मंगल, शुक्र के लिए शुक्रयान का भी प्रोजेक्ट है। शुक्र के लिए क्या है, शुक्रयान का भी प्रोजेक्ट है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। ये सब जितनी बातें हम समझ रहे हैं ना, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से इनको मैं बहुत व्यापक, कॉम्प्रेसिव और कॉम्प्लेक्स भी और बहुत सटीक तरीके से उनको मैं याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक साथ पढ़ रहे इतिहास, बातें कहां का आ रही है, भूगोल की, और कहां की अर्थव्यवस्था की, और कहां पर दर्शन, और कहां पर धर्म, और कहां पर समाज, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ओशियन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एटॉमिक परमाणु टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। युद्धपोत, अपनी सुरक्षा के मद्देनजर युद्धपोत INS विक्रमादित्य, मालूम होगा ये, INS सह्याद्री, सतपुड़ा, अरावली, ये सब क्या है, हमारे बड़े बड़े जो है युद्धपोत है ये सबका नाम है ये, ठीक है। ऐसे और भी कई। तो वैसी जिस प्रकार से ये स्वाभाविक है, इतिहास से जो है सीख लेते हुए पहले जैसे विशाल दुर्ग का निर्माण करते थे, आज भी जो है हम इस प्रकार से कई दुर्ग जमीन के अंदर, परमाणु जो हथियार है उन सबको रखने के लिए बताया नहीं हम लोगों ने किसी को, मगर हमने जो है सब छुपा रखा है, ठीक है। परमाणु एटॉमिक बम तो भारत के पास भी है ना, एटॉमिक पावर है, ठीक है। ऐसी और भी कई, कुछ हम नहीं बना पा रहे थे पहले, पूरे खरीदने पड़ते थे। ऐसे जितने भी हथियार, युद्धपोत की बात कर रहा हूं, सब में विदेशों से खरीदने पड़ते थे, ठीक है। और बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपनी जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो पैसा जिस पर हमें खर्च करना था, घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, सफाई के लिए, स्कूल, इन सब के लिए, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम किसमें खर्च करते थे, हथियार खरीदने में खर्च करते थे। इसीलिए भारत सरकार ने जो है अब
प्राइवेट सेक्टर को भी हथियार बनाने की उन्होंने अनुमति दे रखा है। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है। और इतना हथियार तेजी से हम बनाते जा रहे हैं, इतना तेजी से हथियार बनाते जा रहे हैं, जो किसका जो किसका देश है? भगवान बुद्ध का देश है, अहिंसा। ठीक है, ये पुजारी का देश है, भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी का देश। और यहां पर अब बहुत बड़ी मात्रा हम क्या बना रहे हैं? हथियार बना रहे हैं। ये किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है, ये हम अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। हम चिंतित है। ठीक है, भारत की जो है सरकार और भारत के लोग अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सजग है। ये हमारा इतिहास सिखाता है। इसीलिए जो है अब हम जो है हथियार बना रहे हैं और यहां तक कि हथियार बेच रहे हैं। ठीक है, वो चक्र, भगवान कृष्ण के चक्र घूमने वाला, इससे प्रेरित होकर हमने क्या बनाया? गाइडेड मिसाइल बनाया। कौन सा बनाया? गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल इसमें क्या है? अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 2 प्राइम, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ठीक है, छोड़ते हैं एक मिसाइल, छोड़ते हैं एक मिसाइल, मल्टी बैरल छोड़ते एक है। और ये जो है हम टारगेट फिक्स कर देते हैं, उनको ढूंढ कर मारिए, ढूंढ कर जो है उनके पीछा करते 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 लास्ट छोड़े हमने एक मिसाइल, निकला कितना? 50। समझ में आ रहा है ये? जैसे जो है महाभारत में जो है अर्जुन एक तीर छोड़ते थे और कई तीर। समझ में आ रहा है ये? ऐसा जो है हमारे पास में क्या है? मल्टी बैरल गाइडेड मिसाइल है, जो घूमते हुए चक्र के समान जाता है, ऐसे चक्र के समान घूमते घूमते जाता है ये। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी वैसा ही है जैसे कि भगवान विष्णु का जो है, भगवान कृष्ण का क्या है? चक्र। कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र, जिसको बनाया किसने था? विश्वकर्मा ने। किसने बनाया था? विश्वकर्मा ने। बार बार डराने के लिए उसको लेकर खड़े हो जाते थे। कई बार तो दुर्योधन को लेकर खड़े हुए थे ना। ठीक है, हालांकि उस पर ऐसा नहीं है। और कई तो जो है ऐसे भी किए हैं, एक जिनका जो है ऐसे गला गर्दन काट दिया। कौन व्यक्ति है वो? उनके जो है उसका नाम क्या है? शिशुपाल। ठीक है, भरी सभा में उनकी हत्या किया गया था। वध, हत्या नहीं, वध किया गया था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो क्या अपमान करते गया। 100 माफ कर दूंगा बोले थे भगवान कृष्ण ने, 100 के बाद एक भी एक्स्ट्रा करेंगे अपमान तो क्या है? तुरंत क्या होगा? वध कर दिया जाएगा। इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है। तो जैसे बता रहा हूं, मैंने क्या बताया? उस गढ़ की बताया मैंने। कहां पर? कालीबंगा में। अच्छा, बड़े दुर्ग मिले हैं ये। ठीक है, तो वही वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वही जो दिल्ली है ना वर्तमान में, दिल्ली और जो सुल्तानगढ़ मार्ग है वहां से अगर जाएंगे तो वहां पर जो है हनुमानगढ़ के जो भटनेर किला कहते हैं वर्तमान में। किन की बात कर रहा हूं मैं? भटनेर किला। हाँ, रतनपुर की किला तो जानते ही ऑलरेडी। मल्हार का किला छत्तीसगढ़ में नहीं जानते? छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन किला जो मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन किला है, ऑनलाइन में सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है जो प्राचीन किला मिला है वो क्या है? मल्हार का किला है। हाँ, मल्हार का किला। ये सातवाहन काल में बना हुआ मल्हार का किला है, दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास, दूसरी पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास का। ठीक है, कहां किला? मल्हार का किला। उनके अवशेष मिले हैं हमें। ठीक है, सिरपुर में भी वैसे किला के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और रतनपुर में किला तो जानते हैं बहुत नया नया है, वो मध्यकाल का है ये। समझा रहा नहीं है? तो ये से बहुत सारे हैं। अभी मैं कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत उत्सुक हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूं वो। किनको? छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने के लिए वो लोग उत्सुक होंगे। ठीक, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसमें काफी इंटरेस्टिंग है, जैसा इतिहास इस तरह समझ रहे हैं हम वैसा ही है। तो मैं भटनेर किला की बात किया। भटनेर किला कहां पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहां पर है? कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में उसी जगह है, उसी जगह पर है जहां पर भारत में सबसे जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है, ऐसे जगह जिसका नाम है चूरू। जिसका नाम क्या है? चूरू। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है ये? सिद्धार्थ मुझे रिप्लाई करिए। ठीक, मैं किस जगह की बात कर रहा हूं मैं? चूरू, जहां पर भारत में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है ये। और सबसे अधिक वर्षा कहां पर दर्ज किया जाता है भारत में? मासिनराम। ये मेघालय में है। ये कहां पर है? मेघालय में। गारो, खासी और
जयंतिया की पहाड़ियों के बीच जो है बसा हुआ छोटा क्षेत्र है, झाड़ियों जैसी पूरी है, बड़ी मात्रा में वर्षा होती है वहां पर। ये किनकी बात कर रहा हूं मैं? तो ये तो वैसी एक जगह मैंने किसके बताया? सुल्तानगढ़, कौन सा? भटनार किला। तो भटनार किला किसके बात कर रहा हूं मैं? वहां पर कहां पर है ये? राजस्थान हनुमानगढ़ में ये, ठीक है। ये घग्गर नदी किनारे बना हुआ है, ठीक है ये। और ये जो भटनार किला है ना, इसकी महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने इनको जो है, ठीक है, भारत सरकार ने जो है इनको जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल है, राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया है। समझ में आ रहा है ये? ठीक वैसे ही तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? सब ये सरस्वती नदी की बात कर रहा था मुख्यतः। है ये सरस्वती नदी के बारे में जो है ऋग्वेद में इनको जो है क्या कहते हैं? अंबितमे। अंबितमे का मतलब क्या होता है? ये अंबी, ठीक है, ये क्या है? अंबी, माताओं की मां है ये। तो सरस्वती नदी को लेकर इसका एक उपनाम क्या है? अंबितमे। इनको जो है, और देवीतमे, नदियों में जो है देवी तुल्य है ये। नदियों में क्या है? देवी तुल्य है। जैसे जो है राजाओं में ऋषियों के समान एक वंश हुआ करता छत्तीसगढ़ में पहले, क्षेत्रीय राजवंश। कौन सा? राजर्षि तुल्य वंश, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। तो वैसी क्या है? देवी तमे। वैसी है और क्या है? नदी तमे, ठीक है। तो ये सब किसके लिए है? ये सब किसके लिए है? सरस्वती नदी के लिए है ये, ठीक। इसकी बात कर रहा हूं। अब कल मैंने जो डिस्कस किया था किनकी? ऋग वैदिक कालीन जो है भौगोलिक क्षेत्र, पूर्व वैदिक कालीन भौगोलिक क्षेत्र, ये डिस्कस किया था मैंने। अब आज जो मुझे डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है बहुत, ठीक है, उसमें किसकी बात करूंगा मैं? पूर्व हड़प्पाई कालीन जो है पूर्व हड़प्पाई कालीन जो है किसका? राजनीतिक जीवन। इसके पहले कल थोड़ा सा बताया था, उसको मैं फिर से रिवीजन ले लूं फटाफट, ठीक है। तो पहले मैंने किसकी बात किया था? वैदिक कालीन भौगोलिक क्षेत्र। हम पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं इसमें, यह ठीक है, इसमें पूर्व वैदिक कालीन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और पूर्व वैदिक कालीन मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा टॉपिक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक सभ्यता ये पढ़ रहे हैं। वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। वैदिक सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनकी जीवन पद्धति जो हुआ करता था, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है जो उनकी क्या है? संस्कृति। तो उस संस्कृति को हम क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति। क्या कहेंगे? वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। क्या कहेंगे? वैदिक कल्चर, ठीक। किस कालखंड की बात किया था मैंने? इसमें दो कालखंड है। इसमें क्या है? दो कालखंड है। एक कौन सा है? पूर्व वैदिक। एक कौन सा है? पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक, जिनको जो है ऋग वैदिक भी कहते हैं। जिनको क्या है? ऋग वैदिक। अर्ली वैदिक फेज है ये, अर्ली वैदिक पीरियड है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक कहते हैं, उत्तर वैदिक। ये जो कालखंड है, जिस कालखंड में जो है पूरा वैदिक काल का कालखंड मतलब कब? 1500 बीसी, बिफोर कॉमन ईरा, वहां से लेकर के क्या है 600 बीसी, 600 बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा, जो हम पहली सदी को मानते हैं ना, वहां से 1500 वर्ष पहले, पहली सदी से 1500 वर्ष पहले। और ये तो ये कौन सा हो गया हमारे लिए? ये कौन सा हो गया? 1500 ईसा पूर्व से, बीसी से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 बीसी तक। और यहां जो है 1000 बीसी से जो है किसकी बात कर रहा हूं मैं? 600 बीसी तक, यहां तक, ठीक है। अब इसमें जो है इस कालखंड में जो है सब कुछ घटनाक्रम कई प्रकार से आएंगे। उसके बाद साथ में इस कालखंड में भी अलग, दोनों के बीच में क्या है? एक परिवर्तन का तत्व है। दोनों के बीच क्या है? परिवर्तन का तत्व। तो यहां पर परिवर्तन के तत्व, यहां पर क्या है?
परिवर्तन के तत्व है, परिवर्तन आए हैं। ठीक, ये चेंजेस होना शुरू हो गया उनकी, यहां पर उनके क्षेत्र, कई चीज। अब यहां पर मैं किसकी बात कर दूंगा, भौगोलिक क्षेत्र, तो यहां पर भी क्या आएगा, उनका भौगोलिक क्षेत्र। यहां इनका आगमन हुआ है, यहां इनका आगमन हुआ है। किनका आगमन, आर्यों का आगमन। यहां पर उनका क्या होगा, विस्तार होगा भारत के अन्य क्षेत्र में। यही सब बात देख रहे हैं हम इसमें। जब यहां पर आए तो उसके बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ है, संघर्ष और युद्ध भी हुए हैं। और यहां पर भी क्या है, संघर्ष और युद्ध हुए हैं। मगर यहां जो युद्ध होंगे वो पशुओं के लिए युद्ध होंगे, जबकि यहां पर युद्ध जो होगा वो किसके लिए होगा, राज्य के विस्तार के लिए होगा, राज्य और साम्राज्य बनाने के लिए होगा, राज्य विस्तार। क्योंकि अब यहां पर क्या है, भूमि महत्वपूर्ण हो चुका है, इसके निर्माण के लिए इसके युद्ध होंगे। समझा रहे नहीं, ये इस तरह से ये ठीक, ये सब हमें, यही सब परिवर्तन का मतलब यही है। इनकी जो है शासन व्यवस्था, इनकी राजनीति, ठीक है, इनकी जो राजनीति है, इसी की बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। ये इनकी राजनीतिक जीवन है बहुत सरल हुआ करता था। आज समझ रहे हैं हमारी राजनीति कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी जो है बदसूरत हो चुकी है, मालूम होगा ना। ये आए दिन जो है झूठी और कई प्रकार के जो है अफवाहें और कई प्रकार की बातें चलती रहती हैं। जो पॉलिटिकल जो लीडर है उनका अब कोई अस्मिता नहीं रह गया है, ठीक है। कभी पहले दिन सुबह किसी और पार्टी में किसी और विचार, शाम को दोपहर तक उनका विचार बदल गया दूसरे पार्टी में, शाम को जो है किसी और थर्ड पार्टी में जाकर के बैठ करके, समझ में आ रहा है ये, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये जो है जो राजनीतिक जो नेता है हमारे, ये ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं ये, और उन लोगों की बात कर जो ऐसे जिनकी व्यक्तित्व है, जिनकी अपनी कोई राजनीतिक सोच नहीं है, आए दिन बदलते रहते हैं, समझ में आ रहा है ना ये, इस तरह के ये। तो यही तो, ये तो बहुत जटिल हो चुका है ना। मगर इस समय इनकी जो है यहां से हमारा राजनीतिक जीवन शुरुआत हो रहा है, हमें यही समझना है ये हमें यही समझना है, यहां हमारी राजनीतिक जीवन क्या है, शुरुआत हो रहा है ये। क्योंकि हम बहुत बुनियादी रूप से समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब चीज जो है जमीन से विकसित हो रही है, यही हो रहा है ना एक्चुअल में। ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक्चुअल में पढ़ना हमें इसी तरह से ही है, इसी तरह से है ये, ठीक है। मतलब हम राजनीति की बात करेंगे धीरे धीरे करके, तब हमें जो है राजनीतिक जीवन समझना भी आना शुरू हो जाएगा, जिसका जो है अंतिम परिणाम या परिणति, इनका जो है अंतिम परिणाम या परिणति क्या मिलेगा हमें, संविधान। किसका, भारत का संविधान। यही है ना जो हमारी पूरी शासन व्यवस्था और राजनीति का मूल आधार है, यही है, ठीक है। तो ये भी हम समझेंगे, अभी इसी को मैं आज की क्लास में इसी को मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में ही है, ठीक है। इसके साथ साथ और हम समझेंगे इसमें क्या है, उनकी सामाजिक जीवन का उनकी इसकी बात करूंगा मैं, सामाजिक जीवन का। तो सामाजिक जीवन यहीं से हम समझेंगे। तो यहां पर भी राजनीति, यहां पर भी राजनीति, यहां पर भी समाज और यहां पर भी समाज, सामाजिक जीवन। यहां पर भी आर्थिक जीवन, आर्थिक, यहां पर भी आर्थिक, समझ में आ रहा है। तो मैं किसके कालखंड की बात कर रहा हूं, ये जो है मैं जब बात कर रहा हूं ये 1500 से 1000 बीसी की बात कर रहा हूं इस कालखंड में, और दूसरी तरफ क्या है, इस कालखंड में मतलब 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक, उस कालखंड की बात कर रहा हूं। तो ये जो देखा जाए क्या है, ये भारत में, इस भारत में जो है जीवन के जो है अलग अलग आयामों का यहां से क्या है, विकास, हम उनको समझेंगे ये, ठीक है। मानव के विकास में सबसे प्रारंभिक जो पाषाण काल, फिर उसके बाद में पूरा मध्य और नव स्टोन एज वाले की बात किया मैंने, उनके बाद फिर जो है कैल्कोलिथिक, स्टोन और कॉपर एज की बात किया, साइड में फिर मैंने जो है ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग की बात किया, हड़प्पा वाला, फिर साइड में मैंने इस तरफ और बताऊंगा आगे
लगभग ये 1300 BC के आसपास में जो है लोहे का प्रयोग करना शुरू किया हमने। ठीक है, आयरन एज। अभी कौन सा एज चल रहा है? अभी तो कई सारे एज है, एटॉमिक एज चल रहा है, परमाणु युग चल रहा है। ठीक है, ऐसे क्या है, कई तरह से ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिनल नोट्स बना रहे हैं, इसको नोट्स बनाते चले जाइए फटाफट। ठीक है, इसमें और भी कई इंटरेस्टिंग बातें जुड़ेंगी इसी में। ये यहां पर जो है पूर्व वैदिक कालीन जो है धर्म, किनकी बात करेंगे? पूर्व वैदिक कालीन धर्म और उनका दर्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे समझेंगे इनको, एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, क्या है? धर्म और दर्शन। तो ये वर्तमान जो हमारा जो है हिंदू जो धर्म और दर्शन है, वहीं से जो है उनका मूल आधार मिलेगा। कहां पर मिलेगा? हमें यहीं से मिलेगा। तो हम इस हिंदू धर्म और दर्शन को समझने का एक अच्छा तरीका भी है, उसको भी हम पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इनको, जिससे रियल में समझ में आए और भविष्य में एग्जाम के लिए बस नहीं, अपने जीवन के लिए भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाए। हम इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, ये तो यहां पर धर्म दर्शन पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक फेज में और लेटर वैदिक फेज में धर्म और दर्शन। समझ आ रहा है क्या? इस तरह से। तो पढ़ने का जो तरीका हमारा इस तरह का होगा ये। ठीक है, बिल्कुल ब्रॉड वे में समझ लेना है हमें कि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्लियर है यहां तक? ये ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, कल मैं थोड़ी सी और डिस्कस कर दिया था किसके बारे में? वो संघर्ष के बारे में, ये आर्यों और अनार्यों के युद्ध के बारे में बात कर रहा था। हिनल मुझे रिप्लाई करेंगे, वो 10 राजाओं के जो युद्ध हुआ करता था वो किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राजाओं के जो युद्ध था वो किस नदी के किनारे? हिनल, सिद्धार्था बताएंगे मुझे, जल्दी मैसेज करेंगे। सुशीता आप भी जो है मैसेज करेंगे। किस नदी के किनारे हुआ? परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी किस नदी का वर्तमान में नाम है? रावी नदी का। कौन सा है? रावी नदी का। ये समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये ठीक। ये और ऑनलाइन में जो बच्चे हैं अपना नाम मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज करेंगे पहले। ये मैं सबको गुड मॉर्निंग कह रहा हूं तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन जुड़ पाए हैं अभी। ये ठीक है, तो ठीक है, परुष्णी नदी। गुड गुड सिद्धार्थ। ठीक है, तो इसमें जो है युद्ध हुआ था, कौन सा बोलते हैं इनको? दशराग्य युद्ध। इस युद्ध में जो है कौन जीता? सुदास जीत गया। और सुदास किस वंश का? भरत वंश का। ठीक है, और लड़ाइयां क्यों लड़ी गई? सुदास ने जो है अपने जो पुरोहित पहले जो है विश्वामित्र हुआ करता था उनको हटाकर किसको बना दिया? वशिष्ठ को बना दिया। युद्ध का मूल कारण यही बना। आज भी जो है प्रधानमंत्री के अगर सलाहकार या फिर ऐसे होते हैं ना, ये अभी जो है प्रधानमंत्री के जो है प्रमुख सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार नहीं मालूम है? संस्कृत का ज्ञाता, इकोनॉमिक्स का ज्ञाता, 100 से अधिक किताब लिखने वाला एक व्यक्ति, वेदों में और अष्टादश महापुराण में विशिष्ट इनका जो है पकड़ है। विवेक देव राय, इनकी बात करो मैं, विवेक देव राय प्रधानमंत्री के ये सलाहकार है, प्रमुख सलाहकार है। देखो ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने जो है एक सांसद टीवी में एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है, शुरुआत किया है। सांसद टीवी में एक प्रोग्राम शुरुआत किया है, उसमें ये जो मैं पढ़ा रहा हूं जितनी बातें ना, ये ठीक है, ये सही कई सारी बातों को लेकर पढ़ा रहा हूं एक साथ में। ये आप लोग अच्छे से अगर थोड़ा सा और ज्यादा देखना है सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे इन सब के बारे में, सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में, प्रोग्राम का नाम है इतिहास। राइट, यूट्यूब में जाकर सर्च करना, 17 लेक्चर मिलेंगे आपको वो। ठीक है, हालांकि थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ जाएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल, पर ज्यादा उसमें इंग्लिश में है, मगर फिर भी जितनी बातें कह रहा हूं वो सब उस इतिहास का हिस्सा है। ठीक, जरूर सुनेंगे उसको वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है मैं आगे की बात कर रहा हूं। हाँ, सुदास ने जो है कौन सी उपाधि धारण किया था? चक्रवर्ती। सुदास जो है चक्रवर्ती की उपाधि। चक्रवर्ती जो है अब तो ऐसा कोई उपाधि नहीं धारण किया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में
उपाधियों का अंत, मालूम होगा ना ये, ठीक है। मगर पहले क्या है, ये राजा जो है जब उनके अधीन कई राज्य हो जाते थे, ठीक है, राज्य का विस्तार हो गया चारों दिशाओं में, चारों वर्त में उनके राज्य का विस्तार हो गया। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उपाधि क्या धारण कर लेते हैं, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जब उपाधि धारण करेंगे तो स्वाभाविक के क्षेत्रीय स्तर पर राजाओं से उनको संघर्ष करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो है कौन सा संघर्ष करना पड़ गया, किनको, भगवान राम तक को भी, किससे, अपने ही बेटे से। तब जब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया, ठीक है, और कहां पकड़े थे, यही छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया के पास, ये तो पता होगा ना ये। तो यहां पर अयोध्या से लड़ने यहां पर आए थे, हनुमान भगवान जो है ऐसे भुदक कर बैठ गए थे, उनको बांध दिया गया था रस्सी में ये, ठीक है, किसने, कुश ने, ठीक है, मालूम होगा, ठीक। ये सब तो देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के तरीके हैं ये, ठीक है। इसी में बताया था मैंने जो है कि ये ना केवल राजा लड़ते हैं, बल्कि राजाओं के जो है सहायता के लिए जो है इसमें और कौन लाते हैं, उनके देवता भी आते हैं। अनारियों के पूर को तोड़ने वाला कौन है, पुरंदर, मतलब कौन, इंद्र, ठीक है। ये देवताओं से ये स्तुति करते हैं कि वो अनारियों के, जो आर्यों के देवता को नहीं मानते हैं, आर्यों के देवता को नहीं मानते हैं, वो सभ्य तरीके से नहीं रहते हैं, साफ सुथरे तरीके से नहीं रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि नहाते वहाते नहीं है, यज्ञ हवन में कोई भाग नहीं लेते, और ना ही वो जो है उनको दान दक्षिणा देते हैं। इसीलिए उनको लूट लो, किनको लूट लो, आर्यों को लूट लो। उनकी जो है महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग उनको सताते थे, कौन लोग, आर्य लोग, ठीक है। आर्य लोग प्रारंभिक स्तर पर एक संस्था, मैं बताऊंगा भी, एक संस्था हुआ करता था जहां पर लूटे हुए धन का बंटवारा करते थे बड़े बुजुर्ग लोग। जो संस्था का नाम क्या था, विदत, राइट, संस्था का नाम क्या था, विदत। इस तरह से ये ठीक है। और हाँ, तो ये तो विदत, ठीक, ये सब बताया था मैंने इसमें, ठीक, ये सब है इसमें ये। तो इस प्रकार से जो है, अब इसी मैंने एक और स्टोरी बताया था, ठीक है, एक स्टोरी बताया था मैंने। फिर ये आर्य और अनार्य के बीच जब लगातार संघर्ष हो रहे थे, फाइनली जो है, जो बड़ा राजा, बड़ा महत्वपूर्ण राजा हुआ करता था, ठीक है। एक तो पहले नाम बताया था मैंने, उसमें राजा था एक, राजा निशेष प्रमुख राजन, क्या, सुबंधु, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, इनको धर्मात्मा माना जाता था। वो जो है न्याय और व्यवस्था में बहुत ही विश्वास था इनका, इनके पुरोहित उनको जो है बहुत धर्म शास्त्र के अनुसार जो है उनको सीख देता था कि उस प्रकार से वो शासन चलाए, ठीक है। इस तरह से ये, ठीक। तो अब हम जो है वहां से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अब यहां से क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं मतलब मैं किनकी बात कर रहा हूं, मैं अब वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, वैदिक कालीन, तो पूर्व वैदिक कालीन। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, मैं पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। नोट्स प्रॉपर सभी बनाएंगे, करेक्टली जो है बनाएंगे। इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं, पूर्व वैदिक कालीन, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ इन अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। अब पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं यहां पर हम, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल में जो है स्वाभाविक रूप से क्या आएगा, पॉलिटिकल में जो है क्या होगा,
अभी वर्तमान में अगर मान लो वर्तमान हम भारत की जो है राजनीतिक जीवन की बात करें, वर्तमान भारत में हम राजनीति की जब बात करें, ठीक है, तो राजनीति के मतलब क्या हुआ? पॉलिटिक्स। किससे बना है ये? पॉलिस शब्द से बना है ये, ग्रीक टर्म से है, ग्रीक शब्द है पॉलिस, ठीक है, इससे बना है ये, ठीक है। और उसमें इस पॉलिस से मतलब क्या है? एक स्टेट, सिटी स्टेट, राज्य, क्या है? राज्य, ठीक है। अब उस राज्य को हमने किससे बना दिया? राज्य में जो लोग रहते हैं उनमें एकत्व और हम की भावना होती है, तब क्या बनता है? वो राष्ट्र, ठीक है। उस राज्य का अपना स्वाभाविक एक जमीन होगा। क्या होगा? जमीन। तो प्रत्येक राजनीतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला जो हिस्सा होगा, हम जब किसी के बारे में, जब राजनीति और राज्य क्षेत्र की जब भी बात करेंगे, ठीक है, वर्तमान में भी, वर्तमान में करंट से लिंक कर रहा हूं उनको ज्यादा बेहतर समझने के लिए हमें ये, तो जब भी हम जो है पॉलिटिक्स की जब बात करेंगे, ये पॉलिटिकल या फिर जो है या पॉलिटिक्स की जब बात करेंगे ये, ठीक है, तब इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला क्या आएगा इसमें? उनका राज्य क्षेत्र, उनका राज्य क्षेत्र। जिसकी देश, किसी भी देश के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, उसी की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, राज्य क्षेत्र। इसके बाद फिर उनमें क्या है? उनकी रणनीतिक पद्धति, उनकी रणनीतिक पद्धति, उनकी जो है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। भारत में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। कैसा है? लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है ये, यही है ना ये, लोकतांत्रिक है। ये कैसा है? गणराज्य है। कैसा है? गणराज्य। ये समझते चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब हमने क्यों रखे हैं हमें यही पता चलने वाला है अभी ठीक है, हमें यही पता चलने वाला है। लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, ठीक है। यहां पर अब राजतंत्र नहीं है। अब वर्तमान में जो है हमारे पास में राजतंत्र नहीं है, अब हमारे पास में कोई राजतंत्र, राजतंत्र मतलब क्या? जहां पर राजा होता था, ऐसे अब यहां पर नहीं है। हमने पूरी राजाओं के जो है वंश या उनकी पूरी सत्ता समाप्त कर दिया। कब से? 15 अगस्त 1947, और जब से संविधान लागू हुआ, ठीक इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें किसी बात कर रहा हूं मैं, एक तो जो है राज्य क्षेत्र, मतलब इनका रणनीतिक विस्तार। जैसा जो है भारत के राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, वही है भारत का, ठीक। उत्तरी उस हिमालय वाले क्षेत्र से, उत्तरी हिमालय वाले क्षेत्र से उधर से ये, ठीक है, वहां से लेकर इस तरफ कहां तक? कहां पर? कन्याकुमारी तक, ठीक यही है। इस तरफ द्वारका से लेकर के इधर कहां तक? पूर्वी क्षेत्र हमारा ये, इतने बड़े वृहद क्षेत्र, ये हमारा क्या है? राजनीतिक विस्तार है। वही छत्तीसगढ़ का राजनीतिक विस्तार है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है, तो मालूम है ना ये। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, तो ठीक है हम इसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो मैंने पहले बताया राज्य क्षेत्र, तो स्वाभाविक है वैदिक काल राजनीतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? उनके लिए एक राज्य क्षेत्र भी होगा। उसके बाद उसमें, उनके बाद उनकी क्या है? उनकी रणनीतिक जीवन की पद्धति, वो रणनीति कैसे करते हैं। जैसे कि बताया मैंने, वर्तमान में क्या है? लोकतंत्र है हमारे यहाँ, तो क्या वहां पर लोकतंत्र था? क्या कुछ जड़ें उनकी थी? गणतंत्र, जनतंत्र मिलेगा हमें वहां पर ये, ठीक है, ग्रामकुल ये सब मिलेगा। इसके बाद इनमें, इनमें बाद इनके क्या है? इसमें क्या मिलेगा? उनकी शासन, शासन व्यवस्था, और शासन व्यवस्था को उनके अंग। वर्तमान में जो गवर्नेंस का जो है, जो सिस्टम है वर्तमान में भारत में, उसमें क्या है? अंग 3 होते हैं इनके। एक क्या है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एक क्या है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, भारत की सरकार। दूसरा क्या है? विधायिका, लेजिस्लेटिव, भारत की जो है संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। वैसी जो है क्या है? न्यायपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका में जो है सर्वोच्च, वर्तमान में जो 75 वर्ष पूरा किया अपनी स्थापना का, कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय, फिर निचली स्तर में कई,
तो ये हमारे क्या हुए, शासन व्यवस्था। तो ये पूरी बात है। तो यहां पर क्या से कुछ व्यवस्था वैदिक काल में था या नहीं, वो सब बात करेंगे। इनके साथ साथ इनका क्या आएगा, मिलेगा इसमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था। किनकी बात कर रहा हूं मैं, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का इनका वैदिक काल में कैसा, हम वर्तमान में जो है उनको ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं ये आपकी समझ इधर मजबूत हो जाए, मैं उसके लिए बता रहा हूं। मैं यही बातें आएंगी इसमें। अब इसमें ही क्या होगा, यहां पर अधिकारी और उनके कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी यही सब होंगे ना। इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ जो है इसमें और क्या होगा, ठीक है, इनमें और क्या होंगे इसके, इसमें और भी क्या होंगे, उनकी न्याय व्यवस्था। अभी वर्तमान में न्याय की व्यवस्था है भारत में, शासन किसका है, हिनल, भारत में शासन किसका है, सिद्धार्था, भारत में शासन किसका है, किसका शासन है, कानून का शासन है ये। भारत में शासन किसका है, कानून का शासन है ये, ठीक है। तो अब उस कानून के शासन का जो है, जो मूल आधार है वो क्या है, निष्पक्षता है, बिना भेदभाव के। क्या देना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या, न्याय। कैसे, निशुल्क और समान न्याय, राइट। इस तरह से तो हमारी जो है न्याय जो व्यवस्था है उसमें दंड नहीं है। दंड की, हम दंड के लिए बस व्यवस्था बनाए ऐसा नहीं है। पहले जो है व्यवस्था, उससे पहले अभी 1 जुलाई से पहले जो व्यवस्था था हमारा, उसको बोलते थे दंड। इसलिए दंड पैनल, पैनल कोड है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही था हमारा ये, ठीक है। तो उसके स्थान पर हमने क्या है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय जो है साक्ष्य संहिता, ठीक है, ये सब बातें इसमें। और नागरिक सुरक्षा संहिता। तो एग्जैक्टली जो है अब भारतीय जो है जो न्यायिक व्यवस्था है, उनका जो उद्देश्य कैसा है, सुधारात्मक है। हम सुधार चाहते हैं, जो अपराधी है उसमें हम सुधार करना चाहते हैं, ना कि उनको दंड। दंड तो ठीक है देंगे ही, नहीं सुधरेंगे तो दंड तो देंगे ही देंगे, मगर हम क्या चाहते हैं, अब उसको सुधार चाहते हैं, ठीक है। एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि वहां इस बात को समझे। मैं उस तरह की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है। तो ऐसा, तो ये पूरे, तो ये सब क्या है हमारे, ये वर्तमान सिस्टम में ही है। तो ये मैं यही बातें कह रहा हूं कि पूर्व वैदिक काल में जो है नैतिक जीवन किस प्रकार का था, क्योंकि तो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं ना। तो एक मैंने जो है उसको ज्योग्राफी के लिए तो ऐसा थोड़ा सा यहां पर मैं थोड़ा सा छोटा सा मैप बना दे रहा हूं, मैं छोटा सा मैप बना रहा हूं। ये जो है इनका जो क्षेत्र कहां पर है, ये यहां पर रहते हैं, क्या है, सप्त संध्या प्रदेश, यही है ये क्षेत्र। तो यहां पर जो लोग रहते हैं ये सब मुख्यतः कौन से लोग हैं, ये पशु चारक वाले लोग हैं ये, ठीक है। तो इनकी जो है, जो पूर्व वैदिक कालीन जो है इनकी नैतिक जीवन का, इनका जो स्वरूप है, इनका जो स्वरूप है, प्रकृति है, नेचर है इनका, ये कैसे है, ये कबीलाई है। कोई बहुत बड़ा जो है इनका राज्य क्षेत्र नहीं है। ये जो है छोटे छोटे इनके कबीले बने हुए हैं, इनके छोटे छोटे क्या है, कबीले बने हुए हैं। इनका स्वरूप कैसा है, कबीलाई, कैसा है, कबीलाई। इसी कबीलाई को जो है कबीला, जिनको जन कहते थे। जनपद की बात अभी नहीं कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैं जन, ये सब अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को वो, ठीक है। तो कबीलाई जो है शासन की व्यवस्था है, कबीलाई जो है शासन की व्यवस्था है। कबीलाई का मतलब क्या है कि अलग अलग समूह है यहां पर, ये कई समूह है, क्योंकि आर्य अलग अलग समूह में आए हैं, ठीक है। और वो पशुपालक है तो पशुगाह चारागाह की तलाश में रहते हैं। जहां पर चारागाह मिला वहां पर कुछ समय के लिए निवास स्थान बना दिया, वही आसपास क्षेत्र में, ठीक इस तरह से है,
ठीक है। अब इस जो कबीलाई जो है जो शासन व्यवस्था है इसमें, कबीलाई जो शासन व्यवस्था है इसमें, ठीक है, कई प्रकार के तंत्र है, शासन करने की पद्धति है। जैसे वर्तमान में हमारे यहां जो है वो तंत्र कैसा है, लोकतंत्र है, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा चलाया जाता है। यह में उस तंत्र, तो वर्तमान में भारत में कैसा है, लोकतंत्र है। कैसी कृषि है, डेमोक्रेसी है। कैसी कृषि है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, ये कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, ये क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, जहां पर जो है जहां पर क्या है, गणतंत्र, ये जनतंत्र भी नहीं है। भारत में जनतंत्र नहीं है, चीन में जो है जनतंत्र है, हमारे यहां क्या है, लोकतंत्र है। अंतर समझ में है? तो चीन में क्या है, सत्तावादी जो है जनतंत्र है ये। ठीक है, क्या है, चीन में जनतंत्र है, सत्तावादी जो है जनतंत्र है। मगर हमारे यहां कैसा है, लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र, गणराज्य। ठीक है, जिनमें राजा और उनका पद जैसा कोई व्यवस्था नहीं, कोई वंशानुगत प्रमुख नहीं। भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है, भारत का जो है जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो प्रमुख है, जो इस भारत का जो है संवैधानिक प्रधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड है, कौन, भारत के राष्ट्रपति, वो भी जो है भारत की जनता से जो है निर्वाचित होते हैं। समझा रहे ना ये? ठीक, तो इस तरह से। मगर यहां पर जो है ऐसा नहीं था। इसमें जो है पहला जो है एक हिस्सा, कई प्रकार के थे क्षेत्र इसमें, ये बताया ना मैंने, तो उनमें एक जो क्षेत्र था जहां पर राजा हुआ करता था, उसमें क्या था, राजतंत्र। क्या था, राजतंत्र, जिसमें हेड उस राज्य क्षेत्र का कौन होगा, राजा। उस राजा के द्वारा शासन का संचालन किया जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो एक स्वरूप में क्या है, इनका राजतंत्र है ये, एक ये हुआ। दूसरा जो है, राजतंत्र के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर शासन की व्यवस्था का संचालन कई गण मिलकर करते थे। ठीक है, किनके द्वारा किया जाता था, गण के द्वारा किया जाता था। उस तंत्र को कहते थे गणतंत्र। इसके प्रमुख को राजा नहीं कहते थे, इनको जो है गणपति कहते थे। इनको क्या बोलते थे, गणपति कहते थे ये। तो एक मैंने कहता है राजतंत्र, ये भी हुआ करता था। एक तंत्र का है गणतंत्र। गण बताऊंगा, एक संगठन है वो। गण क्या है, एक संगठन के जैसा है, जिनके प्रमुख को क्या बोलते हैं, गणपति। ठीक है, वैसी जो है कुछ लोग, कुछ प्रमुख लोग मिलकर के जो है उस तंत्र को संचालित करते थे। ऐसी भी एक व्यवस्था हुआ करता था। वो लोग स्वयं को उच्च कुल का बताते थे। उच्च कुल का, समझ रहे हैं, उच्च कुल का मतलब क्या, श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए उस तंत्र को कहा जाता था कुलीन तंत्र। एक व्यवस्था भी क्या है इसमें, कुलीन तंत्र था। एक व्यवस्था क्या है, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रमुख लोगों का समूह, कुछ प्रमुख लोगों का समूह, कुछ प्रमुख कुल के लोग हैं ये। प्रमुख लोग नहीं कहा जाए, प्रमुख कुलों के समूह। कुलों के लोगों के द्वारा ये चलाए जाते थे ये, इसलिए क्या बोलते थे इनको, कुलीन तंत्र। ठीक है, और एक जो है आपस में जो है कुछ सगे संबंधी रिश्तेदार भाई भतीजे मिलकर चलाते थे उस तंत्र को। समझा रहे कह रहा हूं मैं ये? उस तंत्र को जो है आपस में दो चार भाई सगे संबंधी और आसपास के कुछ लोग एक साथ मिलकर के जो है साझा तरीके से चलाते थे। उसे बोलते थे, उसे बोलते थे सहकारी तंत्र। सहकारी, कोऑपरेटिव सिस्टम वैसे कर रही है।
ठीक है, तो ये क्या है, कोऑपरेटिव। मतलब इसमें क्या है कि इसमें कुछ लोग, मतलब कुछ सगे संबंधी, सगे संबंधी आपस में मिलकर शासन करते हैं। ये क्या है, इनका स्वरूप है। ये क्या हुआ, इनका स्वरूप। तो किस प्रकार का तंत्र पूर्व वैदिक काल में? राजतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और सहकारी तंत्र है। ये क्योंकि ये सब अलग अलग क्षेत्र में है ये, ठीक है। कहीं पर कुछ ये है तो कहीं पर गणतंत्र, कहीं पर कुलीन तंत्र, इस तरह से ये, ठीक है। तो एकदम प्रारंभिक स्तर में है। राजतंत्र भी है तो वो बहुत अधिक मजबूत है ऐसा नहीं है। कुलीन तंत्र भी क्या है, बहुत अधिक मजबूत है ऐसा नहीं है। ये समझा रहा मैं? आगे बढ़ूं? ठीक है, नोट डाउन हो गया ये? किनल, सिद्धार्थ नोट डाउन हो गया? ठीक है, मैसेज करेंगे मुझे। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं यहां से। अब हम आगे बात करेंगे इसमें उनके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? उनके राज्य क्षेत्र। उधर बता चुका हूं मैं, ठीक है। पहले मैं उनके जो है तंत्र वाला बात किया, अब मैं उसके राज्य क्षेत्र। अब राज्य क्षेत्र मतलब किसकी बात कर रहा हूं? उनके भौगोलिक विस्तार की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात है कौन से कर रहा हूं उनका? अब राज्य क्षेत्र, ठीक है, इनका राज्य क्षेत्र। अब इसको ऐसा समझा जाए, क्योंकि इसका कोई बहुत बृहद क्षेत्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो है बहुत कोई बृहद क्षेत्र है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मान लिया जाए, ठीक है। और इनका जो क्षेत्र इधर वाला क्षेत्र है थोड़ा सा ऐसा मान के चलो यहीं पर है। इनको क्या कहते हैं हम? सैप्त संध्यो प्रदेश। और यहां पर ये सब अलग अलग समूह है ना, कबीले जैसे ही अलग अलग ऐसे। अभी ज्यादा इनका विस्तार नहीं हुआ। हम कब की बात कर रहे हैं? 1500 से 1000 बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इनमें जो है ये, इनमें तो एक जो राज्य क्षेत्र है ये, ठीक है। तो जो राज्य क्षेत्र है उस राज्य क्षेत्र को जो है कहा जाता है, क्या कहते हैं ये राज्य क्षेत्र को कहते हैं, इस राज्य क्षेत्र को कहते हैं, ये कहते हैं इनको कहते थे राष्ट्र। क्या कहते हैं? राष्ट्र, ठीक है। ये एक तरह से सबसे बड़ा इकाई है ये, ठीक है। ये क्या है? राष्ट्र। अब इस राष्ट्र के जो है जो प्रमुख होते हैं उनको कहते हैं राजा। इस राष्ट्र के जो प्रमुख है उसको क्या कहते थे? राजा। बता रहा हूं मैं ये, उनको क्या कहते थे? राजा। कहीं कहीं पर जो है इस राष्ट्र को राष्ट्र के स्थान पर कहीं कहीं पर इनको गण भी कहते थे, इनको गण भी कहते थे, ठीक है। जैसे वर्तमान में भारत के जो राज्य क्षेत्र है, ये जो भारत है, इस भारत का जो राज्य क्षेत्र है, प्रशंसा भारत के राज्य क्षेत्र में किनको सम्मिलित करते हैं हम? किनको सम्मिलित करते हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र। 28 राज्य है ना। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, 8 संघ राज्य क्षेत्र है। तीसरा अन्य क्षेत्र, जिससे अर्जित किया जाए, भारत में मिला दिया जाता है, ऐसे क्षेत्र वो क्या कहेगा? भारत का राज्य क्षेत्र।
टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसमें 3 है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, और जिनको हमने अलग से अर्जित कर लिया, जैसे कि गोवा को हमने अर्जित किया, पुडुचेरी को अर्जित किया। तो उस तरह की राज्य क्षेत्र की बात करते, तो वैसे इस समय जो है उस राज्य क्षेत्र को, ठीक है, क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। कभी कभी उनको गण भी कहते हैं। राष्ट्र कहेंगे उसके मुखिया क्या है, राजा है, और गण अगर कहेंगे तो इनके जो मुखिया है, इनके जो प्रमुख है, इनको क्या कहेंगे, गणपति। इनको क्या बोलेंगे, गणपति। समझ में आ रहा है? ये नोट्स बहुत परफेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसमें काफी सारी बातें हैं जो एक सब ले रहा हूं मैं, ये ठीक है। गण, तो ये तो गण मतलब क्या है, उसमें कई लोग मिलकर के शासन कर रहे हैं। इसीलिए जो है इसी गण को कभी कभी जो है सहकारी, क्या बोलते हैं इनको, सहकारी, ठीक है, सहकारी, या फिर जो है संघात्मक। सहकारी मतलब क्या हुआ, कोऑपरेटिव। और संघात्मक का मतलब क्या हुआ, फेडरल। जैसे वर्तमान में है ना, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और कैसा संघ है, एकात्मक परिसंघ है। कैसा, शासन व्यवस्था कैसा है, एकात्मक और परिसंघ, फेडरल, यूनिटरी फेडरल, ठीक इस तरह से। तो कोऑपरेटिव मतलब आपस में मिलकर के जो है शासन करते हैं। जैसे कि भारत का शासन कौन कौन करता है, भारत की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों का एक ही उद्देश्य है अल्टीमेटली, ये जो भारत के संविधान ने तय कर रखे हैं, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, सहयोग अपना कर, सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस पूरी शासन व्यवस्था को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं। कोऑपरेटिव, सहयोग तरीके से, ये समझा रहा ना ये। और अभी वर्तमान में जो है लक्ष्य क्या बना रखे हमने, विकसित भारत का 2047 के लिए। इसीलिए भारत सरकार इतनी तेजी से काम कर रहा है, समझ रहे ना। हर दिन बैठकें करते हैं वो, अश्वनी कुमार आके उनको बताता है, हमारा रेल मंत्री हर दिन प्रेस वार्ता करता है। ये देखिए ना, ये प्रधानमंत्री जो है एकदम छोटे से देश जिनको कोई पूछते ही नहीं थे, आज तक उस देश में भारत की किसी प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं हुई है। ऐसे कई देश में देखे हैं, प्रधानमंत्री आए दिन घूमते रहते हैं, पहली पहली बार जा रहे हैं वहां पर। एक देश जो बहुत छोटा सा द्वीप है, ठीक है, जो पूछते भी नहीं है, ठीक है। एक बार कभी संबंध बना लिए थे 40 साल पहले, ठीक है, आज तक उसके देखे ही नहीं है हमने, ठीक है। छोटा सा देश है, छोटी सी जनसंख्या है, छोटी सी लोग है, छोटी सी अर्थव्यवस्था है ये, ठीक है। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि बन करके, ठीक है। 4 करोड़ की भी जनसंख्या नहीं है, छोटी देश की है, ठीक है। ब्रुनई, कौन सा देश, ब्रुनई। ब्रुनई सिंगापुर के जस्ट बाजू में छोटी सी देश है, द्वीप है वो, ब्रुनई, ठीक है। और उसके पड़ोसी देश है पापुआ न्यू गिनी, वो दूसरा देश है। प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं, ब्रुनई, ठीक है। तो ब्रुनई, ब्रुनई की जो है राजधानी आप लोग ढूंढेंगे और कल मुझे बताएंगे यार, ब्रुनई की राजधानी और सिंगापुर की राजधानी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वही जाने वाले हैं। मैं बस वही बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो कल बताने के लिए बोला हूं मैं ये, ठीक है। किसकी बात किया मैंने अभी जो है, तो यहां पर शासन व्यवस्था में कैसा है, गण और गणपति उसके हेड है। इसी को हम सहकारी भी कह देते हैं, और क्या है, संघात्मक, फेडरल भी हो गया ये। क्लियर है यहां तक ये, ठीक। अब कभी कभी ऐसा होता था इसमें, कभी कभी ऐसा होता था कि ये जो राजा है ज्यादा शक्तिशाली हो गया, संघर्ष होता है कबीलों के बीच में, ठीक है। तो ये राजा जो है दूसरे के राज क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। तो उसके जो है उस राजा के अधीन छोटे छोटे 2-4 और राज्य हो जाते थे, ठीक है, हो जाते थे। तब उस राजा को, ठीक है, जब ये राजा के अधीन जो है, इसके अधीन कई राज्य हो जाते थे,
तब इस राजा को ही क्या कहते थे? सम्राट। तब उस राजा को ही क्या कहते थे? सम्राट। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये उस राजा को क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। ये तो ये भी ध्यान में रखना है। अब वर्तमान में कोई सम्राट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है जो भारत का प्रधान सेवक है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। यही है ना? ठीक है। और राज्य में राज्य का प्रधान सेवक है, जिनको हम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। यही है। ये किसके लिए है? अब ये राज करने के लिए नहीं है, ये क्या है? सेवा करने के लिए। इसीलिए जो है भारत में भगवान बुद्ध ने बता रखा है, सेवा परमो धर्म। परम धर्म क्या है? सेवा करना। ठीक है। इसीलिए जो है सेवोत्तम, ठीक है। और इसीलिए जो है सुशासन के 5 स्तंभों में, सुशासन के 5 स्तंभों में, सुशासन और सुराज्य के 5 स्तंभों में क्या है? वंचितों की सेवा। ठीक है, ये है। ठीक इस तरह से ये तो क्या है? तो ये इस प्रकार से क्या है? सम्राट। और ये क्या है? राजा और गण और गणपति। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से ये? ठीक। अब उसके बाद में इस राज्य क्षेत्र में सबसे बड़ा इकाई कौन सा हो गया? सबसे बड़ा इकाई कौन सा हो गया? राष्ट्र। अलग अलग और उसके प्रमुख। अब मैं इसमें दूसरी इकाई, जैसे वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र में सबसे बड़ा इकाई क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में सबसे बड़ा इकाई क्या है? केंद्र। दूसरा छोटी इकाई क्या है? राज्य। तीसरी इकाई क्या है? जिला। ऐसी बात कर रहा हूं ना मैं ये? ठीक है। ये फिर राज्य में अगर बात करेंगे हम, राज्य में अगर बात करेंगे उनके प्रशासनिक इकाई का, ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? राज्य स्तर की है। फिर क्या है? संभाग स्तर की है। फिर जिला स्तर की है। ठीक है। पहले जो है स्टेट लेवल की बात किया मैंने, फिर डिवीजन लेवल की बात किया मैंने, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात किया। अब डिस्ट्रिक्ट से नीचे आएंगे तब नगर क्षेत्र अलग और ग्रामीण क्षेत्र अलग, अर्बन और रूरल अलग अलग। सबसे निचले स्तर में क्या है? ग्राम पंचायत। उससे फिर आगे जनपद पंचायत, उससे फिर जिला पंचायत। समझ में आ रहा है ये? वैसे ही जो है उस तरफ नगर क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इस प्रकार की वैसी मैं इकाई में बात कर रहा हूं। इस राष्ट्र से नीचे जो इकाई है उसे कहते हैं जन। उसे क्या बोलते हैं? जन। उसे क्या बोलते हैं? जन। 275 बार ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। 275 बार ऋग्वेद में उल्लेख। मैं जन पद की बात नहीं कर रहा हूं अभी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं जन की बात कर रहा हूं। मैं ये किनकी बात कर रहा हूं? मैं जन की बात कर रहा हूं। मैं ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये जो जनपद शब्द है, जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है। तो जनपद एक्चुअल में उत्तर वैदिक काल की संकल्पना है। ये उत्तर वैदिक काल में आएगा जनपद, और फिर कई जनपदों को मिलाकर आगे 600 बीसी के आसपास में क्या बनाएंगे? महाजनपद बनाएंगे। समझ आ रहा है ना ये? तो अभी यहां पर कोई जनपद जैसा कुछ टर्म्स नहीं है। ये एग्जैक्टली हमारे पास में क्या है? राष्ट्र से छोटी इकाई है, उस इकाई को क्या बोलते हैं? जन कहते हैं। और जन का जो प्रधान है, इस जन का जो प्रधान है, प्रधान मतलब इनका जो प्रमुख है, ठीक है, उनको कहते थे गोप या रक्षक। उनको कहते थे गोप या रक्षक। वो जनपति जो है बाद में आएगा उत्तर वैदिक काल में। समझ रहा ना? ये जनपद का प्रमुख जनपति जो है उत्तर वैदिक काल में आएगा। ये
पूर्व वैदिक में जो है जन का मुखिया कौन है? गोप या रक्षक कहलाता है ये। क्लियर यहां तक ये? ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं अब। तो पहला इकाई क्या है? राष्ट्र है। दूसरा क्या हुआ? जन। दूसरा क्या हुआ? जन। अब जन से मैं आगे बात कर रहा हूं, जन से छोटी इकाई की बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ूं, जल्दी लिखिए। हो गया? ठीक। अब जन से आगे छोटी इकाई मतलब कितने नंबर की बात कर रहा हूं मैं? तीसरे नंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो किसकी बात कर रहा हूं? तीसरे नंबर के। अब तीसरे नंबर में जो है, तीसरे नंबर में इसमें कौन आएगा? विष। तीसरे में क्या है? विष। तो जन से छोटी इकाई क्या हुआ? विष। ये लगभग झीलों के समान हुआ करता था। ऐसा मान लीजिए इनको। इसको क्या बोलेंगे? झीलों के समान। ठीक है। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में जो है इस विष का जो है 170 बार उल्लेख मिलता है। ये इसका उल्लेख मिलता है ये। ठीक है। विष का जो उल्लेख जो है कितने बार? 170 बार मिलते हैं ये। ठीक है। कभी कभी जो है इनको ही, कभी कभी जो है इनको ही जो है गोत्र भी कह देते हैं। कभी कभी जो है इसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं गोत्र, कभी कभी इसे क्या बोलते हैं? गोत्र भी कह देते हैं। क्लेन इंग्लिश में टर्म्स यूज करते हैं। गोत्र समझते हैं? तो उस गोत्र के लिए क्या है? क्लेन एक टर्म्स यूज कर देते हैं इंग्लिश में ये। ठीक है, गोत्र। इस विष के जो प्रमुख होते हैं, विष के जो प्रमुख होते हैं, इस प्रमुख को कहते थे विषपति। क्या कहते थे इनको? विषपति। क्या कहते थे? विषपति। क्लियर है यहां तक ये? ठीक, आगे बढ़े अब। ठीक है, थोड़ा जल्दी लेता हूं मैं, वर्मत सर इंतजार कर रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। ठीक, चौथे नंबर में ये इससे छोटी इकाई, समझ आ रहा है? ये मैं नीचे बढ़ रहा हूं, ऊपर से नीचे तरफ बढ़ रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो चौथी इकाई के रूप में जो है वहां हुआ करता था ग्राम। क्या है? ग्राम। ये चौथी इकाई हो गया ये। ठीक है, तो ग्राम का मतलब क्या हुआ? अब हम उस ग्राम की बात कर रहे हैं, और उस ग्राम का जो प्रधान होता है, इस ग्राम का प्रधान जो होता है उसे कहते हैं ग्रामीणी। उसे क्या कहते हैं? ग्रामीणी। समझ आ रहा है यहां तक ये? उसके बाद सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिनको कहते हैं कुल। जिनको क्या कहते हैं? कुल। ये सबसे छोटी इकाई है ये। क्या है? सबसे छोटी इकाई है ये। हम राजनीतिक की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें परिवार नहीं कहेंगे ये। परिवार कैसी इकाई है? एक सामाजिक इकाई है। तो समाज में सबसे प्राथमिक इकाई क्या होता है? परिवार होता है ये। मगर जब हम राजनीतिक इकाई की जब बात करेंगे तब वहां पर क्या है? कुल है। क्या है? कुल। ठीक इस तरह से ये। तो कुल, तो इस कुल के जो मुखिया है, कुल के जो मुखिया है, इस कुल के जो मुखिया, इसका जो मुखिया है उसे कहते हैं कुलूप। इसे क्या बोलते हैं? कुलूप। कभी कभी जो है इनको कुलूप या कुलपति या गृहपति या गृहपति भी कहते थे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये सब इनमें से ये। तो इस प्रकार से क्या है ये? इस प्रकार से किसकी बात कर रहा हूं मैं ये?
ये उनकी इकाई। तो कौन कौन सी इकाई बताया मैंने? पहला इस तरफ क्या है? राष्ट्र है, राष्ट्र है, फिर जन है, और उसके बाद फिर क्या बताया मैंने? विश्व, फिर ग्राम और कुल हो गया ये। ठीक है, इस तरह से ये। तो ये क्या क्या हो गया ये। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं अभी इसमें, जो इसमें उनके संगठन है। ठीक है, इनका संगठन है, और संगठन के साथ साथ प्रमुख शासक और इनके अधिकारी वर्ग है। ठीक है, इनके बारे में, और इसके साथ साथ जो है इनमें न्याय और दंड की व्यवस्था किस प्रकार का हुआ करता था, युद्ध एवं सैन्य संगठन किस प्रकार का हुआ करता था, क्या होता था, सभा क्या होती थी। अथर्ववेद में जिनको प्रजा पिता के जो है दो पुत्री कहते हैं, जिनको सभा और समिति, समिति की छोटी बहन सभा, सभा की बड़ी बहन समिति, क्या हुआ करता था, और क्या हुआ करता था विदथ और गण के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। राइट, थैंक यू। और ये सब बहुत अच्छे से जो है नोट्स बनाएंगे भी और पढ़ के आएंगे। कल मैं सबसे पहले जो है यही सब पूछूंगा। राइट, ठीक है, ठीक है सिद्धार्था। फिनल तो पता नहीं चल पा रहा है मुझे अभी। ठीक है, और बाकी बच्चे भी है, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं और इसको। ठीक है।